पूरे देश में दुष्प्रचार कर रही है और ये साबित करने की कोशिश कर रही है कि लोकतंत्र की रक्षा केवल भारतीय जनता पार्टी कर रही है। अब मैं यहाँ एक बात कहना चाहूँगा कि किन परिस्थितियों में इमरजेंसी लगी। हम तो उस समय स्कूलों में पढ़ते थे। पूरे देश में संपूर्ण क्रांति के नाम पर यूनिवर्सिटी और कॉलेज के जो छात्र हैं उन्हें भड़काया गया। उन्हें कहा गया कि आप शिक्षा संस्थान छोड़ो, आप सड़कों पे आओ। मजदूरों को आह्वान किया गया कि आप कारखानों में काम करना बंद कर दें। यहाँ तक कि जो अर्धसैनिक बल है उन्हें भी उकसाने का प्रयास हुआ। और उन परिस्थितियों में देश को इकट्ठा रखने के लिए जरूरी था कि ऐसे तत्वों के खिलाफ कार्रवाई हो और देश में इमरजेंसी लगी। लेकिन जैसे ही हालात सामान्य हुए, देश में चुनावों की घोषणा हुई। अगर कांग्रेस पार्टी की या श्रीमती इंदिरा गांधी जो तत्कालीन प्रधानमंत्री देश की थी, उनकी मंशा होती तो देश में चुनाव नहीं होते। लेकिन चुनाव हुए, लोकतांत्रिक ढंग से चुनाव हुए, बैलेट पेपर पे चुनाव हुए, क्योंकि उस वक्त ईवीएम मशीनें होती नहीं थी और जनता पार्टी की सरकार चुनकर आई। क्योंकि एक माहौल देश में श्रीमती इंदिरा गांधी जी और कांग्रेस पार्टी के खिलाफ बनाया गया और परिणाम स्वरूप जनता पार्टी जो विभिन्न दलों के घटक शामिल थे, मौजूदा जो भारतीय जनता पार्टी है वो भी उस पार्टी का हिस्सा थी और देश में सरकार बनी। और 2.5 साल में ऐसी परिस्थितियां बनी कि आपस में मनमुटाव इतने हुए कि वो सरकार गिर गई। और उसके बाद इतनी जल्दी कांग्रेस पार्टी की वापसी हुई। अब 2.5 साल का समय कोई ज्यादा नहीं होता। अगर इमरजेंसी में इतने ज्यादा अत्याचार हुए होते तो 2.5 साल में लोग भूलते नहीं। कांग्रेस पार्टी की वापसी नहीं हुई, लेकिन देश की जनता को मालूम था कि कांग्रेस पार्टी के हाथों में ही देश सुरक्षित है। किरण रिजिजू जी के एक बयान पे मुझे बहुत आपत्ति। उन्होंने कहा कि इस देश में 2014 के बाद, जब से मोदी साहब प्रधानमंत्री बने, बोलने की आजादी में। अभी मुझे उनके बयान पे बहुत ज्यादा आश्चर्य। क्या 2014 से पहले इस देश में लोकतंत्र नहीं था? और 2014 से पहले अटल बिहारी वाजपेयी जी भी देश के प्रधानमंत्री रहे। मैं ये प्रश्न उनसे पूछना चाहता हूं, क्या अटल बिहारी वाजपेयी जी देश के प्रधानमंत्री जब थे उस वक्त बोलने की आजादी थी या नहीं? या जनता पार्टी की सरकार थी, उसमें बोलने की आजादी थी या नहीं? ये मूलभूत प्रश्न है। आज हर बात होती है 2014 या जब से मोदी साहब बने,
ऐसा लगता है कि हमारे देश का जो इतिहास है वो 2014 के बाद शुरू हुआ। जो भी कुछ इस देश में हुआ, तरक्की हुई और बड़े काम हुए, वो 2014 के बाद। उससे पहले कुछ इस देश में था। और ये अपने बड़े नेता वाजपेयी साहब, उनके देश के प्रति जो योगदान था, उस योगदान को भी नकारने का प्रयास जो है ये कर रहे हैं। सभी लोग जानते हैं जिन्होंने इतिहास पढ़ा है कि देश की आजादी में कांग्रेस पार्टी का कितना बड़ा योगदान रहा है। और उन्होंने, जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष है मल्लिकार्जुन खड़गे जी, उनके बयान पे भी आपत्ति जताई, जिसमें उन्होंने कहा था कि देश में अघोषित आपातकाल है। उन्होंने ये कहा, अगर अघोषित आपातकाल होता तो कांग्रेस के नेता सलाखों के पीछे होते, लेकिन वास्तव में क्या है, देश में अघोषित आपातकाल। जिस ढंग से जो हमारी संवैधानिक संस्थाएं हैं इस देश में, उन संस्थाओं का दुरुपयोग हुआ है, आज से पहले कभी नहीं हुआ। आप ईडी की बात करें, आप सीबीआई की बात करें, इन तमाम एजेंसीज का इस्तेमाल अपने विरोधियों की आवाज दबाने के लिए हो रहा है। और बहुत सारे ऐसे नेता जिन पे ईडी के और सीबीआई के मामले चल रहे थे, जब भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए, वो तमाम मामले खत्म कर दिए। एक दबाव बनाया गया। हम अक्सर कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी वॉशिंग मशीन की तरह है जिसमें एक तरफ से भ्रष्टाचारी को डालो और दूसरी तरफ से बिल्कुल सफेद कपड़ों में जो है व्यक्ति निकले, बिल्कुल साफ सुथरा हो। और आप जानते हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता, कितने नेता जिनके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी के नेता लोग चीख चीख कर बोलते थे, उनके भ्रष्टाचार की दुहाई देते थे, जब भाजपा में शामिल हुए बिल्कुल साफ सुथरे हो। बहुत से उदाहरण हैं। आज देश का जो चुनाव आयोग है, उस पर भी प्रश्न चिन्ह। और जिस ढंग से आप देख रहे हैं कि ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल अपने विरोधियों की आवाज को दबाने के लिए हो रहा है, क्या इस देश में बोलने की आजादी है? राहुल गांधी जी के खिलाफ, श्रीमती सोनिया गांधी जी के खिलाफ झूठे मामले बनाए जा रहे हैं। उन्हें कहीं ना कहीं झूठे केसों में फंसाने का प्रयास हो रहा है। और देश की जनता ये सब कुछ जो है समझती है। कांग्रेस के और कई जो नेता जो भाजपा के खिलाफ, मोदी साहब या अमित शाह के खिलाफ कोई बात करते हैं, तो उनके खिलाफ जो है मामले दर्ज हो जाते हैं। इसे हम क्या अभिव्यक्ति की आजादी कहेंगे? इसे क्या हम बोलने की आजादी कहेंगे? अगर ये अघोषित आपातकाल नहीं है तो क्या है? ये प्रश्न मैं रिज्जू साहब और भाजपा के नेताओं से पूछना चाहता हूं।
यहाँ तक कि न्यायपालिका पर भी दबाव बनाने का प्रयास हो रहा है। और आपने देखा होगा कि कुछ वर्ष पूर्व सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं, उन्होंने खुले तौर पे ये बात कही कि जुडिशरी, न्यायपालिका जो हमारे लोकतंत्र का चौथा मजबूत स्तंभ है, उस पर भी दबाव बनाने की कोशिश हो रही है। और किस तरह से मीडिया पर भी दबाव बनाया जा रहा है कि वो केवल वही खबरें प्रसारित करे जो भाजपा सरकार के अनुकूल। तो मेरा ये मानना है कि किरण रिजिजू साहब और तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेता जो पूरे देश में आपातकाल का रोना रो रहे हैं, अपने गिरेबान में झांक कर देखें कि क्या वास्तव में आज देश में लोकतंत्र खतरे में है या नहीं। क्या आज संविधान खतरे में है या नहीं है। इस बात को जानने का प्रयास करें। आप जानते हैं कि पिछले दिन हिमाचल प्रदेश में बहुत सारे स्थानों पर बादल फटने की घटनाएं हुई और अभी लगभग आधा दर्जन लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। अभी भी बहुत लोग जो है लापता हैं। हालांकि सरकार ने, मुख्यमंत्री जी ने राहत और बचाव कार्य के निर्देश दिए हैं। ये हर साल ये बात हो रही है। अब तो स्थिति ये हो गई है कि हम आपदा से उबरने का प्रयास करते हैं और दूसरी आपदा जो है बिल्कुल तैयार होती है। वो स्थिति हो गई हमारे प्रदेश में। हम एक कदम आगे बढ़ते हैं, आपदा आती है और दो कदम हम पीछे हटते हैं। वास्तव में ये बहुत चिंता का विषय है। और कल आप लोगों ने वीडियो देखा होगा कि सैकड़ों टन लकड़ी आपको नदी में बहते हुए दिखी और जो आपका पंडोह डैम है वहां नजर आए। 2023 में भी इस तरह से जो चोरी छुपे कहीं लकड़ी रखी गई थी वो बहकर जो है लोगों ने देखी। प्रकृति जो है खुद प्रमाण दे रही है कि मेरे साथ क्या हो रहा है। जंगल खुद इस बात का प्रमाण दे रहे हैं कि किस तरह से अवैध कटान हो रहा है। चोरी छुपे हर जगह हो रहा है। और मुझे लगता है सरकारों की बात नहीं, चाहे पिछली सरकार हो, अभी भी कहीं ना कहीं हमारा जो अवैध खनन हो रहा है या अवैध जंगलों का कटान हो रहा है, वो सब इस परिस्थिति के लिए जिम्मेवार है। हिमाचल प्रदेश अपने सुंदर वातावरण के लिए जाना जाता है, स्वच्छ वायु के लिए जाना जाता है, टूरिज्म के लिए जाना जाता है। मुझे लगता है कि ऐसे हालात में हमारे पर्यटन उद्योग को बहुत ज़्यादा नुकसान होने वाला है। मेरा मुख्यमंत्री जी से आग्रह है कि वो जल्दी ही इंक्वायरी बैठाएं
कि ये लकड़ियां कहां से बहकर आई और कौन लोग हैं जो इसके पीछे जिम्मेवार है। जो भी लोग जिम्मेवार होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और ये बात भी स्पष्ट है कि हमारा जो वन विभाग है वो जिम्मेवारी से काम नहीं कर रहा। रिस्पॉन्सिबिलिटी हैज टू बी फिक्स्ड, क्योंकि सवाल प्रदेश का है, सवाल हमारी आगे आने वाली जनरेशन का है। और मैंने खुद देखा है कि जहां बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स लग रहे हैं, हजारों पेड़ों का कत्ल हो रहा है, लेकिन उसके बदले वहां पेड़ नहीं लगाए जा रहे। और खासकर ये क्लाउड बर्स्ट वहीं हो रहे हैं जहां नदियों में अवैध खनन हो रहा है या अवैध कटान हो रहा है। आज प्रदेश को बचाने के लिए, अपनी आने वाली पीढ़ी को बचाने के लिए हमें सख्त कदम उठाने होंगे। और मैं अपेक्षा करता हूं सरकार से कि वो इस दिशा में कठोर कदम उठाए। थैंक यू वेरी मच। और सर, जिस तरह से ये पेड़ आए हैं और लोग ये कह रहे हैं अब कि कहीं पुष्पा 3 तो नहीं वहां पर जो है लॉन्च हो रही है कुल्लू में, क्योंकि जिस तरह से पेड़ आए हैं। नहीं, देखिए, ये वाकई में बड़ा चिंता का विषय है, क्योंकि सैकड़ों जानें, जो कीमती जानें, वो जा रही है। और एक बात मैंने और देखी है कि जब बाढ़ आती है तो लोग आतंकित होते हैं और उसके बाद नदी के किनारे फिर मकान बनने शुरू हो जाते हैं। मुझे लगता है कि सरकार को सख्ती दिखाने की जरूरत है। राठौर साहब, वन विभाग तो मुख्यमंत्री के पास है, तो आप मुख्यमंत्री की कार्यप्रणाली पर सवाल उठा रहे हैं। क्योंकि नहीं, 2023 में भी सर इसी तरह से लकड़ियां काफी देखिए, 2023 में जो लकड़ियां आई, वो जो थुनाग, जो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जी का चुनाव क्षेत्र है, वहां से है। और सवाल इस बात का नहीं है कि हम किस पर टिप्पणी कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि उनके पास ये विभाग है, इसलिए उन्हें जो है सख्त कदम उठाने की जरूरत है। आपातकाल का आपने जिक्र किया, पर राहुल गांधी तो कई बार कई मंचों पर ये कह चुके हैं कि ये फैसला सही नहीं है। देखिए, ऐसा नहीं है। हो सकता है कि कुछ खामियां रही हो, लेकिन जो परिस्थितियां उस वक्त बनी देश में, उस वक्त देश की एकता और अखंडता के लिए जरूरी था कि जो एक माहौल, अराजकता का माहौल पूरे देश में बनाया जा रहा था, उसके लिए जरूरी था। सर, आप आपातकाल में एक ही पक्ष का जो है वो जिक्र कर रहे हैं। आपने कहा कि संपूर्ण क्रांति के नाम पे छात्र इकट्ठा हुए। आपको नहीं लगता कि जिस तरीके से लेट प्राइम मिनिस्टर ने चुनाव जीता था बरेली में, और जब उनकी सदस्यता को इलाहाबाद कोर्ट ने रद्द कर दिया था, और उसके बाद भी वो संसद की सदस्य बनी रही और अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाएं जो है को पूरा करने के लिए उन्होंने देश में आपातकाल जो है लगाया। आप इस बात से सहमत हैं? देखिए, मैं इससे बिल्कुल सहमत नहीं हूँ, क्योंकि जुडिशरी जितनी इंडिपेंडेंट कांग्रेस के समय में थी, आज शायद फर्क नजर आ रहा है। अगर वो डिक्टेटर होते तो क्या किसी कोर्ट की मजाल थी कि उनके खिलाफ फैसला दिया जाता? अगर कोर्ट ने फैसला दिया, वो अपने आप में इंगित करता है कि न्यायपालिका उस समय कितनी मजबूत थी। और मैं जो बात दोहराना चाहता हूं कि 2.5 साल में सरकार गई और कांग्रेस पार्टी की वापसी हुई, श्रीमती इंदिरा गांधी फिर बनी। अगर उस वक्त देश में ऐसी परिस्थितियां होती
तो क्या 2.5 साल में लोग भूल जाते? ये तो 50 साल पूर्व की जो बात है उसे स्मरण कराने का प्रयास कर रहे हैं। वो तो 2.5 साल के बाद फिर से सत्ता में आई, तो ऐसा मुझे लगता नहीं, और जनमत के साथ आई। और श्रीमती इंदिरा गांधी जी का जो योगदान इस देश की एकता और अखंडता के लिए रहा, वो उदाहरण है इस देश में। और आज जिस तरह से हमारी विदेश नीति की धज्जियां उड़ रही है, उस समय नहीं था। उस समय विश्व जो है 2 ब्लॉक में बटा था। एक का नेतृत्व संयुक्त राज्य अमेरिका करता था, दूसरा का सोवियत संघ करता था। लेकिन हमने अलग हटकर जो गुट निरपेक्ष आंदोलन उस समय खड़ा किया, और श्रीमती इंदिरा गांधी ने उस गुट निरपेक्ष आंदोलन की अगुवाई की। जब वो कोई बात कहती थी विश्व मंच में, तो विश्व के जो 2 बड़े देश है ध्यान से सुनते थे, चाहे संयुक्त राज्य अमेरिका हो या सोवियत संघ हो, उनकी आवाज पे दम था। और आज आप देखिए, मैं जाना नहीं चाहता, बहुत समय लगेगा, मैं इस पे बहुत लंबा बोल सकता हूं। पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए, नया देश अस्तित्व में आया, और एक देश, एक खून की बूंद भाई बगैर जो है भारतवर्ष में मिले, वो मैं सिक्किम की बात करना चाहता हूं। एक मजबूत राष्ट्र उस समय था, और आज की आप परिस्थितियां देख रहे हैं कि किस तरह से हमारी विदेश नीति की खिलियां उड़ाई जा रही है। और जिस वक्त पाकिस्तान से हमारा संघर्ष चल रहा था, कितने राष्ट्र हमारे साथ खड़े थे। इन बातों पे कभी और विचार करें। सर, यहाँ भी 2.5 साल बने हुए हो गए सरकार को, तो आप 2.5 साल का सरकार का जो कार्यकाल है कैसे देखते हैं? 10 में कितने नंबर देते हैं सर? देखिए, आप मुझसे ही नंबर पूछो, नंबर तो जनता देगी ना। आई एम ऑल्सो पार्ट ऑफ दैट गवर्नमेंट, तो मैं अपने आप को नंबर कैसे दे सकता हूँ? आप एग्जाम दे रहे हो, आप बोलो जी आप अपने को नंबर दो, फिर तो वो चीटिंग हो जाएगी। सर, इम्पोर्ट ड्यूटी को लेकर भी सवाल अभी खत्म नहीं हुए हैं, क्या कहेंगे इस पर? हाँ, देखिए, इम्पोर्ट ड्यूटी को लेकर, क्योंकि ये बड़ा विस्तृत प्रश्न है, मैं जल्दी ही 2-3 दिनों में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहा हूँ, और पूरे तथ्यों के साथ।